Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। हम लोगों ने केवीएल और केसीएल पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिकली आपने अर्ली क्लासेस में क्लास 10th में जो आपने पढ़ा होगा बेसिक सा हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी को आज डिस्कस करने वाले, लेकिन थोड़ा सा डीप लेवल में, है ना। आपने वहाँ पे बेसिक लेवल से पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे और कुछ भी पढ़ना होता है। आइए सारी बातें करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहला हेडिंग डला हुआ है यार। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? अगर मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन दो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो उस दो रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन होने का क्या सबूत है? सबूत क्या है ना। तो सिंपल सा काम यह है कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, तो रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस का दूसरा किनारा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले किनारे से जुड़ा होगा, और इस तरीके से जुड़ा होगा कि तीसरे वायर का कोई भी जुड़ाव वहां पर ना हो। ये मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, तो एक रेजिस्टेंस का एक किनारा आपका ये हो गया, और एक रेजिस्टेंस का दूसरा किनारा आपका पहला किनारा। ये अगर इसका ये पहला किनारा है, ये दूसरा किनारा है, इस रेजिस्टेंस का ये पहला किनारा 1 डैश है, इस रेजिस्टेंस का दूसरा किनारा है, तो ये दोनों आपस में जुड़े रहने चाहिए। कोई तीसरा वायर बीच में से ऐसे नहीं आना चाहिए। कोई तीसरा वायर इस तरीके से बीच में नहीं आना चाहिए। दो रेजिस्टेंस का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो दो ही रेजिस्टेंस आपस में जुड़ा होना चाहिए। तीसरा वायर, क्या बोला? तीसरा वायर नहीं आना चाहिए। तो अगर तीसरा वायर नहीं आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। एक रेजिस्टेंस का दूसरा किनारा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले किनारे से जुड़ा होना चाहिए। तो जब कभी भी एक रेजिस्टेंस का दूसरा किनारा और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला किनारा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाएगा। ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो ये रेजिस्टेंस हमारी किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ध्यान रखिएगा, तीसरा रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लो इस वाले रेजिस्टेंस में भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, और आपसे किसी दिन ऐसे कोई पूछ लिया कि रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3 है, तो बताओ इनमें से कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल में है? ऐसे आपसे पूछ सकता है, कौन सा सीरीज और कौन सा रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में है अगर तीनों में करंट है। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए, हम नहीं बता सकते हैं इसमें कि कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल है। ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं है, क्योंकि इन दोनों का अगर आपस में सीरीज में कहोगे, तो ये वाला तीसरा वायर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों को आपस में सीरीज में बोलोगे, तो ये तीसरा वायर नहीं होना चाहिए। और अगर इन दोनों को आपस में सीरीज में बोलोगे, तो ये तीसरा वायर नहीं होना चाहिए। कभी भी दो रेजिस्टेंस के बीच में अगर रिलेशन बनाना है सीरीज का, तो तीसरा वायर, तीसरा चीज नहीं आना चाहिए। अगर तीसरा घुसा, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन खत्म हो जाएगा। मतलब अगर ये रेजिस्टेंस अगर नहीं है, तो ये तो सीरीज में है, लेकिन जैसा ही तीसरा आदमी घुसता है ना दो आदमी के बीच में, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या कर देगा? खत्म कर देगा। जैसे दो आदमी के बीच में तीसरा घुसता है तो रिलेशन खत्म, वैसे ही दो रेजिस्टेंस के बीच में तीसरा रेजिस्टेंस अगर एंट्री कर गया, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस, इन दोनों का अस्तित्व खत्म कर देगा। मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन देखो नहीं रहेंगे। साफ बात है ना, समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब खाली यही नहीं, करंट सेम। अभी तो बताऊं, मैं भी वही बोलूंगा, करंट सेम, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है समझना कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। खैर ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये R1 है, ये R2 है, बहुत अच्छी बात। अब सोच के देखो, अगर इसे बैटरी से अगर कनेक्ट कर दोगे V वोल्ट की बैटरी से, तो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने पे क्या होगा? ये करंट फ्लो कराएगा। ये करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से फ्लो करेगा, वापस चला आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर कि करंट इस तरीके से फ्लो किया। और अगर करंट इस तरीके से फ्लो किया, तो हम बोल सकते हैं यार, ये प्लस और ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर एक रेजिस्टेंस का प्लस दूसरे रेजिस्टेंस के माइनस से कनेक्टेड है, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे से सीरीज में कहलाएंगे। अगर एक रेजिस्टेंस का प्लस दूसरे रेजिस्टेंस के माइनस से कनेक्टेड है, तो हम क्या बोलेंगे? वो एक दूसरे से सीरीज में है, बशर्ते शर्त है, प्रोवाइडेड कि तीसरा वायर उनके बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
तो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, करंट फ्लो कराएगा, बहुत अच्छी बात है। हमें ये भी पता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज ये खाएगा, कुछ वोल्टेज ये खाएगा। इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा, वो मान लेते हैं ये वोल्टेज कितना है V1, और इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज कितना है मान लेते हैं V2। तो इसका मतलब ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये होना चाहिए, है ना भाई। अगर दोनों टर्मिनल के अक्रॉस अगर V वोल्ट लगाया गया तो इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना है V। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस V1, सिर्फ रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस V2 है, तो V1 प्लस V2 मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल V। तो V बराबर कितना हो गया हमारे पास V1 प्लस V2, दैट्स इट। अच्छा, अब मुझे इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला जाता है, बार बार कई बार बोलता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। क्या मतलब है भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का? अगर कोई कहता है कि दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या पैरेलल में है, चलो ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब हुआ? अगर आपसे कोई पूछे कि इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, तो क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देना चाहिए? हाँ, देखो इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है। देखो इक्विवेलेंट, इफेक्टिव, इक्विवेलेंट, इफेक्टिव, अगर ऐसे वर्ड आए तो मतलब समझ जाना कि यही पूछ रहा है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी अगर पूछे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब भी वही होता है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है। अब ध्यान सुनो मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? दो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि दो रेजिस्टेंस जो काम कर रहे हैं सर्किट में, अगर वही काम एक अकेले रेजिस्टेंस द्वारा हो जाए तो दैट अकेला रेजिस्टेंस इज बेसिकली नोन एज इक्विवेलेंट ऑफ दैट टू रेजिस्टेंसेस। मान लेते हैं ये दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस सर्किट में क्या काम कर रहे हैं? ये अकेले खा रहा है V1, ये अकेले खा रहा है V2, तो ये दोनों मिलकर एक साथ क्या खाएंगे? टोटल वोल्टेज V खा रहे हैं। दोनों मिलकर एक साथ वोल्टेज कितना खा रहे हैं? V। दोनों मिलकर एक साथ करंट कितना निकाल रहे हैं? I1। अब सोच के देखो, अगर खाली R1 लगा होता तो अलग करंट निकालता, और अगर खाली R2 लगा होता तो अलग करंट निकालता। लेकिन R1 R2 अगर सीरीज में लगा है, इसका मतलब करंट जो निकाल रहा है आज वो करंट कुछ और निकाल रहा होगा। तो जो करंट ये निकाल रहा है, ये दोनों मिलकर एक साथ ही तो निकाल रहे हैं। तो जो काम ये दोनों मिलकर सर्किट के अंदर एक साथ कर रहे हैं, अगर वो काम एक अकेला रेजिस्टेंस अकेले कर डाले तो दैट अकेला रेजिस्टेंस इज बेसिकली नोन एज इक्विवेलेंट ऑफ दैट टू रेजिस्टेंसेस, या फिर दैट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगाए या फिर पैरेलल में लगाए। ये है मतलब इक्विवेलेंट का। जैसे मैंने बोला, तुम्हारे कमरे में दो बल्ब है, एक बल्ब इधर किनारे लगा है, एक बल्ब तुम्हारा इधर लगा है। कितने कितने वाट का? एक 100 वाट का, दूसरा भी 100 वाट का। अब बताओ बल्ब किस लिए लगाए हो? रोशनी के लिए, उजाले के लिए, इसीलिए लगाए हो। पावर के लिए, कितना पावर हमें मिले? कितना पावर मिले? 200 वाट। इसीलिए तो 100 वाट का तुमने लगाया दो बल्ब। तो 200 वाट के लिए तुमने बल्ब यूज किया, वो भी दो ठो, क्योंकि तुम्हें उस कमरे में 200 वाट की एनर्जी की जरूरत थी। अगर उस कमरे में 200 वाट एनर्जी आ जाता है, तुम्हारा काम हो जाता है, तो तुमने बल्ब लगाया, वो भी दो ठो। सोच के देखो, अगर तुम दो बल्ब ना लगाकर एक ऐसा ही बल्ब लाते जो उतना ही पावर देता हो जितना दोनों मिलकर साथ दे रहा था, जो उतना ही वोल्टेज खाता हो जो दोनों मिलकर एक साथ खाता था, जो उतना ही करंट ड्रॉ सर्किट में फ्लो कराता हो जितना वो दोनों मिलकर एक साथ फ्लो कराता था, और जो उतना ही बिजली का बिल लेके आता हो जितना वो दोनों बल्ब एक साथ लेके आता था, तो दैट अकेला बल्ब इज बेसिकली नोन एज इक्विवेलेंट ऑफ दैट टू बल्ब। तो उन दोनों को हटाओ, एक बल्ब ला के लगाओ। क्यों बल्ब लगाओ? सजाने के लिए थोड़ी लगाए कमरे में बल्ब। बल्ब किस लिए लगाते हैं हम? बल्ब लगाते हैं भाई हमारे पास हमारे कमरे में उजाला हो, रोशनी पहुंचे, एनर्जी पहुंचे, पावर पहुंचे, पावर के लिए लगाते हैं बेसिकली हम बल्ब, है ना। और जो लोग अलग अलग मतलब कि अलग अलग काम के लिए लगाते हैं वो अलग बात है, डिजाइन के लिए जो लगाते हैं वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली बल्ब तो उजाले के लिए लगाया जाता है। तो इससे होगा क्या? एक बल्ब लाके लगा दोगे, उन दोनों बल्ब के इक्विवेलेंट बल्ब लाके लगा दोगे, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। ऊपर से तुम्हारा जगह भी बचेगा, है ना। बीच में लगा दो, एक ही जगह पे लगा हुआ है बल्ब, ठीक है, दो जगह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे बात मेरी?
तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे जनरल सुनो यार कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। दो या दो से अधिक चीज के इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक चीज जो काम एक साथ मिलकर कर रहे हैं, जो भी काम चाहे जो काम हो एक साथ मिलकर कर रहे हैं, अगर एक चीज उसी काम को कर डाले तो दैट एक चीज इज बेसिकली नोन एज इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ चीज। दैट एक चीज इज बेसिकली नोन एज इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ चीज। मतलब जितने नंबर ऑफ चीज हैं तुम्हारे, जो काम वो नंबर ऑफ चीज मिलकर एक साथ कर देता है वो अकेले ही कर डाले तो ये इक्विवेलेंट कहलाएगा। जैसे सिंपल सा एक तो एग्जांपल मैं तुमको देता हूं। मान लेते हैं एक बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये नहीं सरका, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 15 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी नहीं सरका। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, अब इस पर दोनों एक साथ लगा दो। दो आदमी आए, एक 10 न्यूटन लगाया और एक 15 न्यूटन लगाया, और तो कितना लगा, टोटल फोर्स कितना लगा 25 न्यूटन, और ये सरक गया। और ये क्या कर दिया, ये बॉडी सरक गई। अब अगर ये बॉडी सरक गई, पूछा जाता बताओ नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स का क्या मतलब हुआ, नेट फोर्स का मतलब ये है कि कितना इस पर नेट फोर्स लगा। तो नेट फोर्स आप क्या बोलेंगे भाई, 25 न्यूटन ही तो बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 25 न्यूटन। क्या मतलब है इसका मतलब ये है जो काम 10 और 15 मिलकर एक साथ कर रहे हैं वो काम 25 न्यूटन वाला अकेले कर दे रहा है। 10 तो अकेले सरका नहीं सकता था बॉडी को, 15 भी अकेले सरका नहीं सकता था बॉडी को। जब 10 और 15 एक साथ लगे तब ये बॉडी सरका। तो 10-15 लगाने का क्या मतलब, सीधा 25 लगाओ। तो 25 इज व्हाट, इक्विवेलेंट फोर्स ऑफ दैट टू फोर्स। जो काम ये दोनों मिलकर एक साथ कर रहे हैं वही काम ये अकेले करेगा, 25 न्यूटन वाला। सीधा 25 न्यूटन लगाओ यार। या फिर इफेक्टिव फोर्स भी बोल सकते हो, या फिर टोटल फोर्स भी बोल सकते हो। सबका मतलब एक ही, सबका मतलब एक ही है, बस वही काम यहाँ होता है। मैं थोड़ा समझाया तुमको इक्विवेलेंट क्या होता है यार। अब तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा इक्विवेलेंट, है ना। इक्विवेलेंट का मतलब बस इतना समझिएगा, जो काम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस मिलकर एक साथ कर रहे हैं वो काम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अकेले कर डालेगा, दैट्स इट। बताओ ये बैटरी से करंट कितना फ्लो करा रहा है, आई फ्लो करा रहा है। सर्किट में अगर ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर फ्लो करा रहे हैं, सर्किट में ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर आई करंट फ्लो करा रहे हैं, तो ये जो इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो होगा वो इक्विवेलेंट करंट कितना फ्लो कराएगा, आई इक्विवेलेंट करंट फ्लो कराएगा, सॉरी आई करंट फ्लो कराएगा। अब बताओ दोनों मिलकर कितना वोल्टेज खा रहे हैं, V1 प्लस V2, दैट मीन्स V वोल्टेज खा रहे हैं, तो ये अकेला कितना खाएगा, ये अकेला कितना खाएगा, V वोल्टेज खाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बैटरी भी V लगाया है। सोच के देखो ना कि ये वोल्टेज V1 खा रहा है, इसमें करंट I जा रहा है, रेजिस्टेंस R1 है, तो क्या मैं V1 के जगह पे लिख सकता हूं क्या IR1, यस ऑब्वियसली लिख सकते हैं। V2 की जगह पे लिख सकता हूं क्या IR2, और यहां पे क्या लिखूं, यहां पे लिखो वोल्टेज पूरा का पूरा V मिला इसको, तो V बराबर I इंटू में R इक्विवेलेंट, तो I चला गया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आ गई कितना, R1 प्लस R2। कितना आ गया, R1 प्लस R2। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थोड़ा सा आगे बढ़ो अब सोचिए देखो ना, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। क्या लिखोगे, सीधा ऐसा सबको जोड़ते चले जाओगे। पहला नंबर, if number of resistances connected in सीरीज, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है भाई, दूसरा नंबर देखो, इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। क्या बोला, एन आइडेंटिकल, मतलब एन रेजिस्टेंस सीरीज में तो है लेकिन आइडेंटिकल है, मतलब R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर सबकी वैल्यू R है, सारे के सारे की रेजिस्टेंसेस की वैल्यू कितनी है, R है। तो क्या लिखोगे, इफ स्मॉल एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर R प्लस R प्लस डैश 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 कितने टाइम्स,
n टाइम्स। कितनी बार जुड़ा हुआ है? n बार। अब सोचो ना, 2 बार r जोड़ोगे तो 2 r, 3 बार r जोड़ोगे तो 3 r, 10 बार जोड़ोगे तो 10 r, और अगर n बार जोड़ दोगे तो n r। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई? r इक्विवेलेंट बराबर n इंटू में r। अब सोच के देखो ना, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, यहां समझ में आ रहा है। वैसे भी आपको यहां से समझ में आ रहा था, R1 प्लस R2 ऐड हो गया ना, सीरीज में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और यहां से भी आपको समझ में आ रहा है n टाइम्स हो गया, एक रेजिस्टेंस का n टाइम्स हो गया। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो n टाइम्स हो गया। और अगर n टाइम्स हो गया तो हो गया, तो क्या लिखेंगे? तीसरा नंबर क्या लिखेंगे? इन सीरीज में क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन R1 और R2। मतलब R1 से भी ज्यादा होगा और R2 से भी ज्यादा होगा हमेशा। और सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर दो रेजिस्टेंस को आप क्या कर देंगे? सीरीज में कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो इन सीरीज रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ऐसे भी लिख सकते हैं। चौथा नंबर, इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो R1 से भी ज्यादा होगी और R2 से भी ज्यादा होगी। दैट्स इट, ये मैसेज देना था हमको। ठीक है, इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे। ये ऐसा होता है। कब? जब दो रेजिस्टेंसेस किस में होंगे? सीरीज में भाई साहब आपके होंगे। तीसरा मैसेज हमको ये देना है कि अगर दो रेजिस्टेंस आपका सीरीज में होगा तो हमेशा करंट क्या होगा? सेम होगा। Whenever two resistances are connected in series, तो होना भी चाहिए यार, सोच के देखो, एक ही पाथ तो है। और अगर एक ही पाथ है तो करंट मस्ट बी सेम। करंट मस्ट बी सेम इन बोथ रेजिस्टेंसेस। करंट मस्ट बी सेम इन बोथ रेजिस्टेंसेस। मिटाओ दो, चलो मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? करंट मस्ट बी सेम इन बोथ रेजिस्टेंसेस। तो कौन सा नंबर? ये चौथा था। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? पांचवा नंबर। इन सीरीज करंट इन ऑल द रेजिस्टेंस इज सेम। ऐसे लिख दो, करंट इन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर सेम। सब में करंट सेम रहेगा। ठीक, चलो। तो अगर सीरीज में है तो करंट सेम होगा। लेकिन छठा पॉइंट में लिखता हूं, अगर करंट सेम हो गया दो रेजिस्टेंस में, अगर करंट सेम हो गया रेजिस्टेंस में, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या? ध्यान से देखना दोनों स्टेटमेंट को। अगर दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो उसमें करंट सेम होगा, ये तो पक्का है 100%। क्या चीज? 100%। लेकिन अगर मैंने बोला करंट सेम है दो रेजिस्टेंसेस में, क्या वो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे क्या? तो आंसर नहीं। मे बी इन सीरीज, ऐसा बोल सकते हो, मे बी इन सीरीज एंड मे नॉट बी इन सीरीज, है ना? मे बी इन सीरीज एंड मे नॉट बी इन सीरीज। तो इसका आंसर तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये सीरीज में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। ये सीरीज में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कहने का मतलब है यार कि अगर दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में हो तो करंट पक्का सेम होगा दोनों में। लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस में करंट सेम हो तो वो सीरीज में हो, ये कोई जरूरी नहीं है ये बात। क्योंकि अगर सीधा बोला जा रहा है तो उल्टा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर सीधा आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है तो उल्टा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए आप तैयार रहिए। तो अगर ये मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे बात, है ना? अभी मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कराकर आपको, है ना, दिखाऊंगा कि देखो कैसे होगा। खैर चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि ऐसा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट मस्ट बी सेम, बट इफ करंट इन द रेजिस्टेंसेस आर सेम, देन रेजिस्टेंसेस may be in series. रेजिस्टेंसेस may be in
सीरीज। अगर करंट सेम है तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर करंट सेम है तो पक्का है, अगर सीरीज में अगर रेजिस्टेंसेस है तो पक्का है करंट पक्का सेम होगा। दोनों अलग अलग बातें हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, करंट तो सेम होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर करंट सेम होगा तो सोच के देखो, 7th पॉइंट में आपको सिखाता हूं। करंट सेम होगा तो देखो 7th पॉइंट में आपको सिखाता हूं। 7th पॉइंट में क्या है कि हम जानते हैं ओम्स लॉ में V बराबर I इंटू में R। V बराबर क्या बोला मैंने, I इंटू में R। अब अगर मैंने बोला कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस है तो करंट सेम होगा, और अगर करंट सेम होगा तो उस दिन में मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। I को हटा दिया, I कांस्टेंट के फॉर्म में ट्रीट हो गया। करंट अगर सेम है दो रेजिस्टेंसेज में, अगर दो रेजिस्टेंसेज में करंट सेम है, जैसे ये है एक रेजिस्टेंस, ये है एक रेजिस्टेंस, दोनों में करंट सेम है तो आई को उड़ा सकता हूं। दोनों के लिए क्या सेम है, दोनों के लिए आई सेम है, और अगर दोनों के लिए आई सेम है तो आई को मैंने कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया और इनवर्सली प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया मैंने। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, जिस भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा, और जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम। ये सीखना है आपको कि अगर करंट सेम होगा तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें वोल्टेज भी ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें वोल्टेज भी कम। दैट्स इट। अच्छा एक चीज और बोल सकते हो यार, रेशियो बना सकते हो। रेशियो कैसे, V1 अपॉन V2 बराबर R1 अपॉन R2, ऐसे रेशियो बना सकते हो ना। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। क्लास 6th 7th में पढ़ते हैं हम लोग इस तरीके का चीज, कि जब कभी भी कोई भी चीज प्रपोर्शन में होती है तो उनका रेशियो तो ले सकते हैं। V1 अब क्योंकि आप क्या करोगे, पहले वाले रेजिस्टेंस में V1 बराबर I इंटू R1 लिखोगे, दूसरे वाले रेजिस्टेंस में V2 बराबर I इंटू R1 लिखोगे। रेशियो लोगे तो I तो कट ही जाएगा ना, कांस्टेंट तो कट ही जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी इस तरीके का प्रपोर्शन हो, अगर डायरेक्टली प्रपोर्शन है तो हमेशा रेशियो डायरेक्टली प्रपोर्शन में ही आएगा। मतलब V1 अपॉन V2 है तो ऊपर 1 है तो रेजिस्टेंस में भी ऊपर 1 होगा, मतलब R1 अपॉन R2। दैट्स इट। मतलब वोल्टेज का जो रेशियो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो वोल्टेज का रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। ये सीखना है हमें कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज का रेशियो होता है वो रेजिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है भाई। अच्छा ये बात तो हो गया, चलो क्वेश्चन से समझते हैं, देखते हैं आप क्या सीखें। चलो जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूं, क्या बनाऊं, कुछ तो बना दूं। चलो बना ही देता हूं। आपको दे रखा है कि क्वेश्चन, एक रेजिस्टेंस है ये और एक रेजिस्टेंस है ये है 4 ओम और ये है 2 ओम। यहां आपको दे रखा है कि वोल्टेज लगा दिया गया, कितना लगा दूं, 12 वोल्ट लगा दूं। चलो 12 वोल्टेज लगा दिया। आपसे पूछा है दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज का रेशियो निकालो, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस टू रेजिस्टेंस। दोनों रेजिस्टेंस में कितना कितना वोल्टेज आएगा, दोनों वोल्टेज का रेशियो बता दो मुझे, ये पूछा। और रेशियो के बाद आपसे एक और चीज पूछा कि मुझे ये भी बता दो कि दोनों में वोल्टेज कितना होगा, और आपसे ये भी पूछा कि सर्किट में करंट कितना होगा। सब कुछ बता दो कह रहा है ये, है मतलब कहने का मतलब मेरा है सब कुछ बता दो, मतलब तोड़ फोड़ मचा दो इस क्वेश्चन के अंदर। क्या तोड़ फोड़ मचाओगे यार, दो रेजिस्टेंस से सब कुछ निकालो, करंट कितना फ्लो कर रहा है, दोनों रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा, वही करंट होगा इन दोनों रेजिस्टेंस में जो सर्किट में करंट होगा क्योंकि सीरीज में है ना। तो करंट निकाल लो, वोल्टेज निकाल लो, वोल्टेज का रेशियो निकाल लो, और क्या पूछेगा आपसे, ध्यान दो। तो सबसे पहले अगर करंट आपसे पूछा जाए तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 2 6 6 ओम, 6 दूनी 12 कितना हो गया, 2 एम्पियर। तो सर्किट में जो करंट आया है वो कितना आया है, 2 एम्पियर। क्या यही करंट इसमें भी फ्लो करेगा और इसमें भी फ्लो करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि उतना ही करंट फ्लो करेगा। मैं लिख देता हूं सिंपल आई। अच्छा अगर आई आ गया तो वोल्टेज भी आ सकता है, यस ऑब्वियसली आ सकता है।
I आ गया तो वोल्टेज भी आ सकता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा V2। तो देखो ना कि V1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 बराबर आप बोल सकते हैं I इंटू में R1, I इंटू में R1, I कितना है 2 और R कितना है 4, कितना वोल्ट आ गया 8 वोल्ट आ गया। अच्छा V2 में अगर तुमसे बोलूं तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I इंटू R, I की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 2 और रेजिस्टेंस कितना है 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। बहुत अच्छी बात है। आपसे और क्या पूछा है, वोल्टेज का रेशियो कितना होगा, वोल्टेज का रेशियो पूछा है तो आप बोल सकते हैं V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू 8 बाई कितना है भाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाई 1, मतलब V1 इज टू V2 बराबर 2:1, इस तरीके के रेशियो में होगा। कौन सा ज्यादा है, V1 ज्यादा है। मेक श्योर V1 ज्यादा होना भी चाहिए था, क्योंकि सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज भी ज्यादा। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से कराना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत काम देगा और ऑब्जेक्टिव में काम तो देता ही है बहुत, क्योंकि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है हमारा, है ना, बोर्ड का भी, बोर्ड वाला अब एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, तो थोड़ा सा जल्दी लगाने का कोशिश करें। देखें ध्यान से, सीधा वोल्टेज पूछ रहा है ना, करंट तो सेम ही होगा, सीरीज में करंट तो सेम होगा, तो वोल्टेज का रेशियो बना लो। वोल्टेज के जब रेशियो बनाओगे तो V1 अपॉन V2 बराबर क्या लिखोगे, R1 अपॉन R2। अब बताओ R1 R2 लिखने की क्या जरूरत है यार, समय खराब कर रहे हो, सीधा R1 लिखो, 4 अपॉन में क्या 2, क्या लिख सकते हो क्या 2/1, लिख सकते हो क्या 2/1, यस ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हैं। अब तुम्हें कभी भी V1 पूछे, बताओ V1 खाली बताओ, अगर तुमसे खाली V1 पूछे तो क्या करो ना, देखो ना, कंपेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल, बड़ा खतरनाक रूल है, क्या कर सकते हो। देखो कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है, यहां तो बड़े आसानी से आ गया, लेकिन 3 4 5 6 10 10 रेजिस्टेंस होते हैं, 6 6 रेजिस्टेंस हो गए, 3 3 4 4 रेजिस्टेंस हो गए, वहां प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए ये रूल बड़ा आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। देखो पहले क्या कहता है ये रूल, V1 बाई V2 इज इक्वल टू 2/1। ये रूल ये कहता है जो काम आप लेफ्ट साइड में करेंगे वही काम आप राइट साइड में करिए, दैट्स इट। देखो ध्यान से मैं क्या करूंगा, ऊपर मैं V1 को ऐसे ही रखता हूं, लेकिन मैं नीचे V1 प्लस V2 करूंगा। क्या कर दिया मैंने, ऊपर को नहीं चेंज किया, मैंने नीचे वाले को चेंज किया। क्या किया, दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिया। अगर V1 अपॉन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दोगे तो इधर भी ऊपर वाले को मत छुओ, लेकिन दोनों को जोड़ के नीचे लिख दो, कितना हो जाएगा 3। ठीक है भाई, बताओ V1 प्लस V2 क्या है, टोटल वोल्टेज। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा 2/3 इंटू में टोटल वोल्टेज, ठीक, टोटल वोल्टेज। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों को पलट दोगे तो V2 अपॉन V1 प्लस V2 लिख दो, तो ये पलट गया, ऊपर हो गया 1 अपॉन दोनों को जोड़ दिया 3। अब ये टोटल वोल्टेज हो गया, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, V2 बराबर आपके पास हो जाएगा 1/3 इंटू में टोटल वोल्टेज, 1/3 इंटू में टोटल वोल्टेज। मेक श्योर कि V1 की वैल्यू तो आपके पास आ गई, कितना 2/3 इंटू टोटल वोल्टेज कितना था 12, 3 चौक कितना हो गया 12, 4 दूनी 8, 8 वोल्ट। और ये 12 था, 3 चौक 12 हो गया, कितना 4 वोल्ट। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे होता है। अब बहुत अच्छे से अगर आप देखो तो ये ऐसे लिखा हुआ था, अब मैं आपको बताता हूं ये रूल कैसे लिखा हुआ है। V1/2 V2 इज इक्वल टू 2:1। देखो V1 की वैल्यू पूछ रहा है तो V1 सब जोड़ दो, 2 अपॉन सब जोड़ दो। V2 वैल्यू पूछ रहा है, V2 बाद में आया है, तो V2 देखो ऐसे लिखेंगे, V1 अपॉन टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू, V1 लियो ना, इसे पहले लियो हो तो इसके बाद, इसलिए राइट साइड वाले में पहले इसको लोगे 2 अपॉन, फिर बाद में टोटल जोड़ दिया था, इसको भी जोड़ दो, कितना आ गया 3। समझ के बाद मैं क्या बोल रहा हूं, ये ट्रिक है। अब अगर V2 की वैल्यू निकालनी है तो V2 अपॉन दोनों जोड़ दो, कितना हो गया V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, V2 लिए थे ना, दूसरे नंबर पे है तो 1 लोगे, 1 अपॉन दोनों को जोड़ दो, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो V2 बराबर कितना हो गया V2 अपॉन
V इज इक्वल टू 1/3। देखो भाई आ रहा है, यही रूल है। देखो मैं 3 रेजिस्टेंस में कैसे लगाता हूं इसको, 3 रेजिस्टेंस में अगर यूज करूंगा तो उसमें कैसे लगाऊंगा ये आपको सीखना है। चलो क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ये इस तरीके से। कितने रेजिस्टेंस है? 3 रेजिस्टेंस है। इसमें रेजिस्टेंस 3 है, एक का रेजिस्टेंस 1 ओम, एक का 2 ओम और एक का 4 ओम। इसमें बैटरी उटरी लगा दो यार, कितना लगा दें? 6 वोल्ट लगा दें? 6 पसंद नहीं आ रहा हमको यार, कितना लगाऊं? 16 वोल्ट लगा दें? चलो 16 वोल्ट लगा दी। क्वेश्चन कर रहा है वोल्टेज तीनों बैटरी तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी। अब एक बात तो तय है, करंट तीनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। करंट तीनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर करंट सेम रहेगा तो वोल्टेजेस का रेशियो बना दो, वो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर रहेगा। ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लो, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V1, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मान लो? V2, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना मान लो? V3। तो V1:V2:V3 बराबर कितना? रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है? 1:2:4। ठीक है भाई। अब देखो मैं V1 लिखने जा रहा हूं, V1 अपॉन में टोटल वोल्टेज V, और टोटल वोल्टेज V क्यों लिखूं? मैं सीधा लिखूंगा 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन, फर्स्ट प्लेस में था ना, V1 की वैल्यू लिख रहा हूं, 1 अपॉन टोटल लिख दो, 1 2 1 3 4 3 7, 4 2 6 7। ठीक है, V1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16/7 वोल्ट। बहुत अच्छी बात है। V2 लिखो, V2 अपॉन टोटल वोल्टेज कितना लिखे भाई? 16 इज इक्वल टू, V2 सेकंड प्लेस पे था तो ये लिखोगे 2 अपॉन में टोटल वैल्यू कितना? 2 1 3 7, कितना हो जाए? 32/7 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। V3 की वैल्यू, V3 बराबर 4 है ना, V3 अपॉन कैपिटल V मतलब 16, 4 अपॉन 7, 64/7 वोल्ट। दिस इज द आंसर। ऐसे निकलता है, यही तरीका है, इसी तरीके पे आपको काम करना पड़ेगा। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं अब। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? अगर किसी रेजिस्टेंस का प्लस दूसरे रेजिस्टेंस के माइनस से, दूसरे रेजिस्टेंस के प्लस से जुड़ा हो, है ना, अगर प्लस प्लस से जुड़ा हो, माइनस माइनस से जुड़ा हो, तो वो दोनों क्या कहलाते हैं? वो दोनों कहलाते हैं पैरेलल में। क्या बोल रहा हूं फिर से देखो, क्या बोल रहा हूं फिर से देखो। मान लो 2 रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है ना। इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी लगाओगे यहाँ पर। मान लो तुमने बैटरी लगाया यहाँ पर, और बैटरी लगा के तुमने बैटरी लगा दिया और इसमें करंट फ्लो कर दिया I, इसमें I, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें करंट I1 फ्लो कर जाएगा, इसमें करंट I2 फ्लो कर जाएगा। तो अगर I1 I2 फ्लो कर गया, ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2, तो बताओ ना मेरे को कि इधर वाला हायर पोटेंशियल इधर लोअर, और इधर हायर और इधर लोअर, तो सोचो ना, रेजिस्टेंस का ये प्लस इस रेजिस्टेंस का प्लस से जुड़ा है, इस रेजिस्टेंस का माइनस इस रेजिस्टेंस के माइनस से जुड़ा है। मतलब अगर 2 रेजिस्टेंस के प्लस प्लस से जुड़ा हो, 2 रेजिस्टेंसेस के प्लस प्लस से जुड़ा हो और माइनस माइनस से जुड़ा हो, तो हम क्या बोलेंगे? वो पैरेलल में है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर 2 रेजिस्टेंस का पहला किनारा एक साथ जुड़ा हो और दूसरा किनारा एक साथ जुड़ा हो, तो बोलेंगे वो दोनों पैरेलल में है। लेकिन सीरीज में क्या होता था? पहले रेजिस्टेंस का दूसरा और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला किनारा एक साथ जुड़ा होता था, तो वो क्या होता था? सीरीज में। लेकिन इसमें क्या है? 2 रेजिस्टेंस का पहला किनारा एक जगह जुड़ा हो और दूसरा किनारा एक जगह जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाएंगे? पैरेलल में
कहलाएंगे। ठीक बात है। चलो, इसमें तीसरे वार का चक्कर नहीं है, वही था, तीसरे वार का चक्कर वही था। यहाँ कितने भी जोड़ सकते हो, पैरेलल में आ सकते हैं। बस ये बात ध्यान रखना, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस का पहला किनारा और सारे रेजिस्टेंस का दूसरा किनारा एक साथ जुड़ा होना चाहिए, तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पैरेलल में कहलाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सोच के देखो ना कि अगर ये वोल्टेज तुम्हारा V तुमने लगाया है यहाँ पर, अगर V तुमने वोल्टेज यहाँ पर लगा दिया है तो यहाँ 0 बोलोगे तो यहाँ क्या बोलना पड़ेगा, V बोलना पड़ेगा। अब सोच के देखो, ये 0 है तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, तो ये भी तो 0 ही हुआ और ये भी क्या हुआ, 0 वोल्ट पे हुआ, है ना, क्योंकि सारे के सारे कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये V है तो ये तुम्हारा V वोल्ट पे हुआ, ये भी V वोल्ट और ये भी V वोल्ट और ये भी V वोल्ट। तो सोच के देखो क्या ख्याल है, क्या दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेजेस सेम आ गए, तो आ गए। तो जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उसमें करंट सेम होता है, और जब कभी भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो उनमें वोल्टेज सेम होगा। अगर पैरेलल में हुआ दो रेजिस्टेंस, इफ R1 इज पैरेलल टू R2 देन वोल्टेज मस्ट बी सेम, वोल्टेज मस्ट बी सेम। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम हो गया तो R1 एंड R2 मे बी इन पैरेलल, मतलब ये पैरेलल में हो भी सकते हैं और नहीं भी। देखो दोनों बातें अलग अलग लिखी है। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो पक्का है वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम है तो पैरेलल में हो ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसीलिए वोल्टेज सेम देखकर पैरेलल का डिसाइड नहीं करना चाहिए। अगर वो पैरेलल में है तो वोल्टेज पक्का सेम होगा, लेकिन अगर वोल्टेज दो रेजिस्टेंस सेम है तो वो पैरेलल में कोई जरूरी नहीं है। लो तुमको मैं प्रूफ देता हूं। मान लो एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, कितना हो गया ये भाई, 4 ओम। 4 ओम हो गया और ये मैंने बैटरी से जोड़ दिया, 4 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया। बताओ करंट कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर। करंट कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो बताओ इसमें भी 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इसमें भी करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज कितना होगा भाई, 2 वोल्ट यहां भी और 2 वोल्ट यहां भी। और वैसे भी ऑब्वियस सी बात है यार, 4 वोल्ट लगाओ, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, 2 वोल्ट यहां भी 2 वोल्ट यहां भी। सोचो वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस में सेम है ना, लेकिन ये किसमें है, ये सीरीज में है। इसीलिए मैंने बोला है कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो पक्का है कि वोल्टेज सेम होगा, लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाए तो ये कोई जरूरी नहीं है वो पैरेलल में है। देखो सीरीज में है, दो वोल्टेज अगर दो रेजिस्टेंस में अगर वोल्टेज सेम है तो कोई जरूरी नहीं है वो पैरेलल में हो, वो सीरीज में भी हो सकता है ना भाई। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला है, ये दोनों बातें। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब बताओ मेरे को बैटरी से कितना करंट खींच रहा है, ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर बैटरी से कितना करंट खींच रहा है, I। अब वोल्टेज कितना खा रहा है, V वोल्टेज तो खा रहा है। V वोल्टेज खा रहा है तो इन दोनों को हटाकर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ इन दोनों को जगह पे जो उतना ही वोल्टेज खा रहा हो जो ये खा रहा था, जो उतना ही करंट फ्लो करा रहा हो सर्किट में जो ये दोनों फ्लो करा रहे थे, तो दैट अकेला रेजिस्टेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेस। तो इन दोनों को हटाओ, इन दोनों को जगह पे मैं मान लेता हूं एक रेजिस्टेंस है और ये अकेला रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, जो वही काम करेगा जो यहां पर इसमें हो रहा था। बताओ बैटरी कितनी लगी थी इस वाले कॉम्बिनेशन में, बैटरी लगी थी सर V, और करंट सर्किट में या बैटरी से करंट कितना फ्लो कर रहा था, I। बहुत अच्छी बात है और बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनो। यहां पर क्या मैं किरचॉफ करंट लॉ से यहां पे बोल सकता हूं, इधर से आ रहा था I चला गया इसमें I1, इसमें चला गया I2, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि सर I बराबर I1 प्लस I2। ऑब्वियस सी बात है, बोल सकते हो यार, I आ रहा था I1 I2 चला गया तो I बराबर I1 प्लस I2। बताओ करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। मेक श्योर किसके अक्रॉस वोल्टेज V, इसके अक्रॉस वोल्टेज V और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा, तो क्या लिखेंगे, V I बराबर V बाई R इक्विवेलेंट।
एंड दिस इज इक्वल टू I1 इसमें गया तो क्या लिखेंगे V अपॉन R1 प्लस इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे V अपॉन R2। ये हो गया R1, वो हो गया R2। ध्यान दो V चला गया तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तो दो रेजिस्टेंसेस के लिए हुआ, लेकिन अगर तीन रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहले इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बस जोड़ते चले जाओ, समेशन करते चले जाओ। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, जितने रेजिस्टेंस जोड़ते लगे हुए हैं आपके सर्किट में सबको जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, आ जाएगा आंसर आपका। लेकिन मेक श्योर आप ये मत भूलिएगा, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं, इसको उल्टा कर देना। इसको सॉल्व तो कर देते हैं लेकिन उल्टा करना भूल जाते हैं। भाई उल्टा भी तो करना है। आपको 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, वो आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछेगा, तो आप उल्टा करना ना भूलें। ये अक्सर गलती होती है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल देते हैं और वही लगा के चले आते हैं। ठीक है, क्या फायदा, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए यार। इसको उल्टा भी करना है, सॉल्व करने के बाद इसको पलट देना है, इन्वर्स कर देना है। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें और देखो। इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, आप सोच के देखो ना, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस तुम्हारे सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है ना, चलो मैं अगला पॉइंट लिखता हूं। अगला पॉइंट, फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डैश 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 n टाइम्स। सोच के देखो 1/R n बार जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/R। उल्टा करना ना भूलें, उल्टा करना ना भूलें, तो उल्टा करना ना भूलें भाई, उल्टा करो उसको। ध्यान दो, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/n। तो सोच के देखो, पैरेलल में रेजिस्टेंस घटा या बढ़ा, मेक श्योर R/n। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ोगे तो R/2, 3 R/3, 4 जोड़ोगे R/4 और 10 जोड़ोगे तो R/10। तो रेजिस्टेंस घटा ना, तो पैरेलल में क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट, इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है भाई, डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है, दोनों से, R1 से भी छोटी होगी और R2 से भी छोटी होगी, R1 से भी छोटी होगी, R2 से भी छोटी होगी। ये मैंने बताया आपको, एक मैसेज दिया कि R1 से भी छोटी होगी और R2 से भी छोटी, मतलब जिनका पैरेलल आप निकाल रहे हैं, जिन दो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल निकाल रहे हैं, उन दोनों रेजिस्टेंसेस से छोटी होगी R इक्विवेलेंट की वैल्यू, है ना। जैसे मैं बोलूं, अगर एक सीधा साधा शब्दों में अगर मैं बोलूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में बड़े से बड़े रेजिस्टेंस से भी इक्विवेलेंट वैल्यू बड़ी होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़े से बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ी होगी। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटे से छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटी ही होगी। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर मान लो एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है,
तो बताओ 6 ओम 3 ओम, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 6 ओम, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 3 ओम। ठीक है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो RS बराबर कितना हो जाएगा 9 ओम। लेकिन अगर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे, सॉल्व करके देखो, पैरेलल में कनेक्ट करोगे 1/R1 प्लस 1/R2 को सॉल्व करके देखो, इसकी वैल्यू आएगी 2 ओम, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 ओम। तो देखो मैंने क्या मैसेज दिया, मैंने मैसेज ये दिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू आती है, सीरीज कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू आती है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू से भी बड़ी आती है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू से भी बड़ी आती है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये तो आप समझते हैं। ये वाला देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने देखा रेजिस्टेंस घट गया, तो मैं समझ गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर किया जाएगा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन दो रेजिस्टेंस का किया जाएगा तो दोनों रेजिस्टेंस में सबसे छोटी से छोटी वैल्यू से भी छोटी वैल्यू आएगी, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो दोनों रेजिस्टेंस के छोटी से छोटी वैल्यू से भी छोटी आएगी, और सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस के बड़ी से बड़ी वैल्यू से भी बड़ी आएगी। दैट्स इट। ये चीजें मैंने आपको सिखाई, एक बात है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं यार, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इससे भी छोटा होगा एंड इससे भी छोटा होगा। जब छोटी से छोटी वैल्यू से भी छोटा हो गया तो बड़ी वाले से तो छोटा होगा ही होगा, पक्का है 110%। ये बात हो गया। अच्छा, अब देखो ना, फॉर टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस के हमेशा आप अप्लाई कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, लेकिन ओनली फॉर टू रेजिस्टेंस। तीन रेजिस्टेंस के लिए आप ऐसा यूज नहीं कर सकते भाई, तीन रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। तीन रेजिस्टेंस के लिए R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये गलत है। कई लोगों के दिमाग में खुराफात ऐसा भी आता है कि जब दो रेजिस्टेंस के लिए ऐसा कर सकते हैं, तीन के लिए क्यों नहीं कर सकते। अरे सॉल्व करने पे ये आ जाता है दो रेजिस्टेंस के लिए। जब दो रेजिस्टेंस के जो असली फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जब उसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाता है, इसलिए यूज कर लेते हैं। लेकिन जब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जब सॉल्व करोगे तो ये नहीं आता है, कुछ और आता है। ठीक है, तो मेरी सलाह ये है यार, ध्यान दो, मेरी सलाह ये है कि जब कभी भी दो रेजिस्टेंस हो तो इस फॉर्मूले से काम चला लो, जल्दी से सॉल्व हो जाता है। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट्स इट। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आओ जरा सवालों पे खेलते हैं, आओ जरा सवालों से खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ और बताऊं, कुछ और बता देता हूं, तब आगे सवाल करते हैं। एक बात और बता देता हूं, अब वोल्टेज सेम रहा, वोल्टेज क्या रहा सेम, बहुत अच्छी बात है। वोल्टेज अगर सेम रहा तो ओम्स लॉ क्या है भाई, ओम्स लॉ आपका क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V बराबर I इंटू में R, तो I बराबर V बाई आर भी तो लिख सकते हो। अब बताओ वोल्टेज सेम है ना, वोल्टेज सेम है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, वोल्टेज सेम है दो रेजिस्टेंस में, अगर वोल्टेज सेम है क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज घटा दो, वोल्टेज घटा दोगे तो क्या समझ में आया तुमको, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट इन द सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्या मतलब है, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट क्या होगा ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी कम, यही मतलब हुआ ना। जिस रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा उसमें करंट ज्यादा, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम उसमें करंट कम, सॉरी क्या बोला मैं, जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा उसमें करंट क्या होगा कम, और जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू कम उसमें करंट की वैल्यू क्या होगा ज्यादा। और वैसे भी यार सोचो, करंट रेजिस्टेंस को पसंद करता है क्या, किसी को पसंद है कि उसके रास्ते में बाधा है। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। किसी को ये तो पसंद है नहीं कि उसके रास्ते में बाधा है, तो बताओ करंट किस रास्ते से जाना चाहेगा, जिधर बाधाएं कम हो, जिधर रेजिस्टेंस कम हो।
मतलब जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उस रास्ते में ज्यादा करंट होगा। देखो ना, जिधर रेजिस्टेंस कम उस रास्ते में ज्यादा करंट, और जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा उस रास्ते में करंट कम होगा। दैट्स इट। समझ गए बात? सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज भी ज्यादा। सीधा दिमाग लगा दिया करो, V बराबर आई आर। आई हटाओ हटाओ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग। तो करंट की बातें करेंगे, और जब करंट की बातें करेंगे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका करंट, उसमें करंट कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट भी ज्यादा। दैट्स इट। अच्छा, एक बात और देखिए इसी में कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और अगर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका रेशियो अगर लिया जाएगा तो कैसे लेंगे आप लोग? अगर रेशियो इनका लिया जाएगा तो कैसे लेंगे? कैसे लेंगे भाई? तो इनवर्सली है ना, इनवर्सली है, करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे को उल्टा होना चाहिए। तो क्या लिखोगे? I1 अपॉन में I2। दो रेजिस्टेंस में करंट का रेशियो जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? R2 अपॉन में R1। मेक श्योर कि करंट 1 ऊपर है तो 1 नीचे होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और 2 नीचे है तो 2 ऊपर होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये हो गया इस तरीके से। लेकिन अगर सोचो 3 होते तो, 3 रेजिस्टेंसेस होते तो तुम्हारे, अरे 3 होते तो उसमें कौन सी खास बात है? ऐसे लिखते I1 is to I2 is to I3। इसका मतलब ही तो रेशियो ही है। बराबर क्या लिखते? बराबर बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3, ये लिखते। और वहां क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस के, तो V1 is to V2 is to V3 बराबर R1 is to R2 is to R3। यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। समझ आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। बड़े से भी कर सकते हो, बड़ा तरीका भी है, लेकिन ऐसे करो यार, दिक्कत क्या है इसमें, है ना। अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कितने आसानी से सॉल्व होता है क्वेश्चन। कितने आसान तरीके से सॉल्व होता है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो, थोड़ा सा सीरीज पैरेलल खेल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा सीरीज पैरेलल हम लोग खेल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल हमारा है, पहला सवाल कि मान लो आपके पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अभी मैंने बताया 2 ओम होता है, आप सॉल्व करके देखो 2 ओम आ रहा है। 6 ओम, 3 ओम, ये टर्मिनल एक्स वाई है, रेजिस्टेंस एक्स वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर एक्स वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो देखो ना यार, आर बराबर क्या कर दो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, कितना हो गया 18, ये हो गया 9 इज इक्वल टू कितना 2 ओम। आर इक्विवेलेंट आया 2 ओम, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। दूसरा क्वेश्चन मैं कह रहा हूं आपसे कि ये आपका 6 ओम है, ये भी आपका 6 ओम है, और इस तरीके से x है और ये y है, ये 6 ओम है और ये 6 ओम है। आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 इंटू 6 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया 12, और ये कितना 3 ओम। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये कितना आंसर आ गया इसका 3 ओम। चलो भाई बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। मैं आपसे ये कहता हूं, एक रेजिस्टेंस है 4 ओम और एक है 12 ओम, इसका x और y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। अगर इस तरीके से आर इक्विवेलेंट निकाला जाएगा तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट बराबर 12 इंटू 4 अपॉन में 12 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 48, और ये 16 इज इक्वल टू 3 ओम।
इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है भाई। बस बहुत है। इसी में मैं कुछ सिखाना चाह रहा था आपको, इसी में मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा था। क्या सिखाना चाह रहा था, ध्यान से सुनो। मैं आपको सिखाना ये चाह रहा था कि जब कभी भी दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अगर सेम हो तो हमेशा उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, दैट्स इट। जब कभी भी दो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो और पैरेलल में हो तो उनका रेजिस्टेंस जस्ट आधा हो जाता है। देखो 6 है ना, तो 3 ओम हो गया। अगर विश्वास नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो ऐसे करके देख लो, ये R, ये R और ये Y और ये कितना हो गया X, ये R हो गया, ये R हो गया। R इक्विवेलेंट निकालो। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या करेंगे, R इंटू R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन में कितना 2R, R चला गया कैंसिल आउट, तो R बाई 2 कितना आ गया, R बाई 2। तो यही मैं सिखाना चाह रहा था कि जब कभी भी दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। दूसरी चीज, कभी बहुत ज्यादा काम देता है यार, इन दोनों की वैल्यू हमेशा याद रखो, 6 और 3 कभी पैरेलल तुमको दिखे तो सीधा उनकी वैल्यू कितनी होती है, 2 ओम। पैरेलल में है 6 3 कितना होता है, 2 इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 6 3 कितना हो गया, सीधा सीधा 2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 4 और 12, 12 4 कितने होते हैं, सीधा सीधा 3 ओम। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसे नहीं याद रख सकते तो सीधा सीधा तुम ये जानो ना, 12 चौक 48, 12 4 16, 16 3 48, 3 ओम, है ना। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा बार आता है ये 6 और 3 वाला कॉम्बिनेशन। अब मैं ज्यादा लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आपको सिखाना है इसीलिए। चलो इसके क्रॉस बैटरी लगा दो। अब करंट की वैल्यू चर्चा कर लेते हैं, कितना करंट आएगा इसमें, कितना करंट आएगा, कहाँ गया, हाँ कितना करंट आएगा, करंट की वैल्यू की चर्चा कर लेते हैं इसमें। मान लो कि मैंने यहाँ पे बैटरी आपको लगा के दे दी, कितना वोल्ट, 12 वोल्ट। चलो 12 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी यहाँ पर। अगर मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो बताओ जनरल तरीका सॉल्व करने का क्या होगा, करंट निकालने के लिए। करंट निकालने के लिए जनरल तरीका क्या होगा, तो जनरल तरीका होगा सर कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसमें वोल्टेज उतना ही होगा, इसमें भी वोल्टेज उतना ही होगा, तो वोल्टेज पता हो गया, वोल्टेज इसके क्रॉस पता हो गया, रेजिस्टेंस पता ही था, करंट निकाल लेंगे। यही करोगे आप, है ना। तो चलो अच्छा, पहले जनरल तरीके से करो, करंट की वैल्यू निकालो, फिर मैं अपना तरीका लगाऊंगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स। हाँ बताओ 12 आएगा इसका, इसमें करंट मान लो कितना है, I1। तो I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, वोल्टेज अपॉन में ये वाला रेजिस्टेंस, है ना, जिस रेजिस्टेंस में करंट निकाल रहे हो उसका रेजिस्टेंस लोगे। कितना हो गया ये, 2 एम्पियर। अच्छा मैं I2 की वैल्यू पूछो तो 12 इसके अक्रॉस भी जाएगा, और अगर 12 इसके अक्रॉस जाएगा तो 12 बाई कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 4 एम्पियर। 2 एम्पियर और 4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया। अब थोड़ा सा कंपेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ जरा, देखो क्या आता है, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस अभी अगले क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर पाओगे। अभी क्वेश्चन और दूंगा, है ना। तो कैसे लिखें, इसमें करंट की वैल्यू कितनी चली गई, इसमें I2 मान लो, इसमें कितना मान लो, I2। तो क्या लिखोगे, I1 I2, मेक श्योर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या लिखोगे, 1 अपॉन रेजिस्टेंस 1/6 इज 2, कितना हो जाएगा, 1/3। और आपको पता है ना यार कि जब कभी भी रेशियो हो तो किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कर दो और किसी भी चीज़ का डिवाइड मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेशियो को सही बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किसका मल्टीप्लाई, 6 का दो समय मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो I1 कितना हो गया, I2। अब देखो I1 की वैल्यू निकालना है, I1 अपॉन I1 प्लस I2, यही करूंगा। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए पहला इस तरीके से पूरा लिख रहा हूँ, है ना, नहीं तो मैं डायरेक्ट करूंगा ऐसे। I1 अपॉन टोटल करंट I और टोटल करंट I मुझे निकालना पड़ जाएगा, टोटल करंट I मुझे निकालना पड़ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। I अपॉन में टोटल करंट I एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। तो दिस इज इक्वल टू कितना, I1 बराबर I/3। बहुत अच्छी बात है, मतलब ये जो करंट आ रहा है इधर से उसकी वैल्यू, है ना। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ I2 कितना होगा, तो I2 ये है, तो I2 अपॉन टोटल करंट I1 प्लस I2, I लिख दिया। तो I2 दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे कौन है, 2 है। 2 अपॉन टोटल कितना है, 3। तो I2 बराबर कितना हो गया, I2 बराबर 2/3 इंटू में I, ये हो गया। सर अब I कहाँ से निकालें,
आई कहाँ से निकालें, देखा ध्यान से, आई कहाँ से निकालोगे, क्या करंट बराबर टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 2 बताया था, कितना हो गया ये 4 एम्पियर। मतलब 4 एम्पियर इधर से करंट आया, 4 एम्पियर आया तो रख दो 4, हाँ 4 एम्पियर आया। टोटल आई बराबर वी बाई आर, ठीक है भाई, 3 चौक 12, ये 6 दूनी 12, 4 2 6, 6 आना चाहिए था इधर से, 6 3 2, अच्छा ये 6 एम्पियर है, सॉरी देखो क्या पागल हो गया क्या मैं, ठीक है 2 6 या 12 हो गया, 6 एम्पियर, यहाँ 6 रखोगे तो कितना जाएगा, 3 2 जा 6, 2 एम्पियर। और I2 बराबर कितना, 6 रखोगे 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 एम्पियर, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको ये बड़ा लगा होगा इस क्वेश्चन में ये मेथड बड़ा लगा होगा, लेकिन अगले क्वेश्चन को देखना, अगले क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ ये सही है, ऐसे आना चाहिए, ऐसे भी आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो आपको जैसा लगे आप वैसे सॉल्व करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, जरा इसमें देखो, इस नीचे वाले क्वेश्चन में, नीचे वाले क्वेश्चन में इधर मैंने लगा दिया 12 वोल्ट की बैटरी, इसमें भी लगा दो, चलो क्या फर्क पड़ता है, 12 वोल्ट की बैटरी इसमें भी लगा दो, 12 वोल्ट की बैटरी यहां भी मैंने लगा दिया, लो 12 वोल्ट की बैटरी, और आपसे पूछ रहा है दोनों में करंट बताओ, दोनों रेजिस्टेंस में करंट बताओ, जनरल तरीके से करो, 12 वोल्ट इसके अक्रॉस भी आएगा ना भाई 12 वोल्ट, तो बताओ 12/6 करंट कितना हो जाएगा, 12/6 2 एम्पियर, और इसमें कितना आएगा, इसके अक्रॉस भी 12 आएगा, 12/6 कितना 2 एम्पियर, मतलब इसमें I2 की वैल्यू, इसमें I2 की वैल्यू कितना 2 एम्पियर, इसमें I1 की वैल्यू 2 एम्पियर, टोटल करंट कितना आ रहा था, टोटल करंट आपका रहा था 2 2 कितना हो गया 4 एम्पियर, टोटल करंट बैटरी से कितना सप्लाई हो रहा था 4 एम्पियर। तो ध्यान से सुनो, 4 एम्पियर आ रहा था, 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों का सेम था, तो करंट दोनों में सेम तरीके से बटेगा, बताया था नहीं, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, लेकिन जब रेजिस्टेंस सेम है तो करंट सेम रहेगा, है ना, तो रेजिस्टेंस सेम है तो करंट क्या रहा, सेम। अब सोच के देखो ना, पैरेलल है लेकिन करंट सेम है, पैरेलल है लेकिन करंट सेम है कि नहीं, है ना, तो क्या वोल्टेज भी सेम है, हाँ वोल्टेज भी सेम है, मैंने ऐसा सर्किट लिया, मैंने वैल्यू ऐसा लिया कि करंट भी सेम हो गया, वोल्टेज भी सेम हो गया, दोनों सेम है, क्या ये करंट सेम हो गया तो क्या सीरीज में हो गया क्या, इसीलिए मैं क्या बोलता हूं कि जब कभी भी दो रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में होगा तो पक्का है वोल्टेज सेम होगा, लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाए तो वो पैरेलल हो कोई जरूरी नहीं है, जब कभी भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो पक्का है कि करंट सेम होगा, लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस में करंट सेम हो जाए तो वो सीरीज में हो ये कोई जरूरी नहीं है, वो पैरेलल भी हो सकता है, समझ गए बात, बड़ा इंपॉर्टेंस है, लाइनों की बड़ा इंपॉर्टेंस है, शब्दों पे ध्यान दो, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कह रहा है एग्जामिनर आपसे, समझ में आ रही बात, चलो ये बात हो गई, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार, आओ चलो आओ देखो कुछ तो करें, चलो आओ स्टार्ट हो जाते हैं, अब ये है और ये है, 2 ओम 4 ओम 6 ओम, 2 ओम 4 ओम 6 ओम, बहुत अच्छी बात है, और इसमें करंट मैंने डाल दिया, इस वायर में करंट आ रहा है, मान लो कितना आ रहा है, कितना आएगा 6 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा 12 एम्पियर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसमें करंट बताओ, इसमें करंट बताओ, इसमें करंट बताओ, बस बैटरी वैटरी कुछ भी नहीं दे रखा आपको, बैटरी वैटरी कुछ भी नहीं दे रखा, क्या करेंगे, ठीक है, अब वोल्टेज तो सेम रहेगा ही रहेगा, लेकिन कैसे निकालोगे, यहाँ पे करंट दे रखा आपको, टोटल करंट दे रखा, टोटल करंट इस तीनों के अंदर कैसे आ रहा है,
अब वही लगाना पड़ेगा जो मैंने बताया आपको, है ना। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आना दोनों तरीके का चाहिए, जैसा जो पूछे उस तरीके का वैसे लगाओ। क्या करें इसमें, वही करंट का रेशियो रेजिस्टेंस के इनवर्स में होता है, तो रेजिस्टेंस के इनवर्स के रेशियो के बराबर होगा। तो करंट का रेशियो I1:2 I2:2 I3 है ना भाई। क्या करोगे 1/2:1/4:1/6 मल्टीप्लाई कर दो 12 का सब में। तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो I1:2 I2:2 I3। अब ध्यान दो, मेरे को निकालना है I1 निकालना है। देखना ध्यान से, I1 अपॉन टोटल करूंगा मैं। I1 पहले प्लेस पे था, I1 अपॉन टोटल करंट कितना है भाई 12, है ना। टोटल करंट कितना है हमारे पास 12 इज इक्वल टू, ये पहले प्लेस पे 6 अपॉन में टोटल 3 2 5 6 5 11, है ना। दिस इज इम्प्लाइज दैट 3 2 5, हाँ 6 3 9 2 11। हाँ एक काम करो 11 एम्पियर करंट फ्लो कराओ, 11 एम्पियर करंट फ्लो कराओ, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 11 एम्पियर, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ 11। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 बराबर आ गया 11 से 11 कट गया 6 एम्पियर। I1 की वैल्यू 6 एम्पियर। I2 निकालो इसी तरीके से, I2 निकालो ना। I2 अपॉन I2 दूसरे प्लेस पे है 3, है ना। टोटल करंट कितना 11 है, I2 अपॉन 11 और 3 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 11, कट गया 11 11। दिस इज इम्प्लाइज दैट I2 बराबर आपके पास कितना आ गया 3 एम्पियर। अब I3 तीसरी प्लेस पे है ना, तो I3 लिखो ना। I3 अपॉन में टोटल करंट कितना है 11 जो आ रहा था, है ना भाई, इज इक्वल टू तीसरे प्लेस पे है 2 अपॉन टोटल वैल्यू कितना 11, ये और ये चला गया। I3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2 एम्पियर। मतलब I1 बराबर 6, I2 बराबर 3 और I3 बराबर 2 एम्पियर आया, ये वैल्यू। देखा, खट से सॉल्व हो गया। बड़े मुश्किल हो जाएगा एक क्वेश्चन सॉल्व होना, और भी तरीके हैं इसके, कर सकते हो, उसमें कोई खास बात है, ठीक है। चलो ये एक सवाल तो हो गया, एक दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल, एक सवाल और मैंने बोला ये 50 ओम है, 10 ओम है, 50 ओम, 40 ओम, 10 ओम। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1.4 एम्पियर, है ना। एक मिनट रुको, 1.4 एम्पियर, ये 50 कर लो, ठीक है, 50 कर लो, ये 20 ओम और ये 4 ओम कर लो। करंट पूछ रहे हैं, निकालो। तब से मैं इसको इरेज कर दूं, थोड़ा सॉल्व करो, करने की कोशिश करो, तब से मैं इसको इरेज कर दूं। कितना करंट होगा दोनों पार्ट में, आई थिंक मेरे हिसाब से तो 50 और 20 पैरेलल तो नहीं है, 50 और 20 पैरेलल तो नहीं है, और तुम्हारे हिसाब से नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 50 का पहला किनारा तो 20 के पहले किनारे से जुड़ रहा है, लेकिन 50 का दूसरा किनारा 10 के पहले किनारे से जुड़ रहा है। मेक श्योर अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो दोनों का प्लस प्लस और दोनों का माइनस माइनस जोड़ना होना चाहिए, है ना।
तो अगर इसमें करंट फ्लो करेगा, मान लो ऐसे ही फ्लो करेगा, इधर से आएगा तो इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा, तो इसका ये प्लस, ये माइनस का प्लस इसके प्लस से तो जुड़ा है, लेकिन इसका माइनस दूसरे से जुड़ गया है, उसी से नहीं दूसरे से जुड़ गया है। तो ये 50 और 20 पैरेलल तो नहीं है। इसी तरीके से 10 और 4 पैरेलल तो नहीं है, लेकिन 50 और 10 सीरीज में है। तो ध्यान से देखो, 50-20 तो पैरेलल में नहीं है, लेकिन 10 और 4 पैरेलल में तो नहीं है, लेकिन आई थिंक ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे के पैरेलल है। ये ऊपर 50 और 10 का कॉम्बिनेशन और 20 और 4 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में तो है। और अगर पैरेलल में है, मुझे करंट निकालना है, दोनों में करंट निकालना है I1 I2, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा। तो ध्यान से अगर तुम देखो, मैं सर्किट को थोड़ा सा सॉल्व कर दिया हल्का सा और ऐसे बना दिया, और 1.4 एम्पियर। तो कितना हो गया, 60 ओम हो गया, ये 24 ओम हो गया। तो मेरे को ये बताओ कि अगर I1 करंट इसमें गया तो पक्का है ना इसमें भी तो I1 करंट ही जाएगा, क्योंकि दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है उसके इक्विवेलेंट में भी वही करंट होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, I1 निकाल लेंगे यार, I1 यहां से निकाल लेंगे, तो जो यहां आएगा वही तो दोनों में जाएगा, वही तो दोनों में जाएगा। अच्छा, इसमें I2 आज भी करंट जाएगा, अगर I2 जा रहा है तो दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में भी I2 करंट जाएगा। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखो तो इसमें करंट बांटना है, तो करंट कैसे बांटोगे आप, I1 इज टू I2 बराबर I1 1/60, रेजिस्टेंस का रेशियो 1 कितना हो जाएगा 24। क्या करो यार, मल्टीप्लाई कर दो 120 का, मल्टीप्लाई कर दो 120 का, I1 is टू I2, ध्यान दो मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इज टू कितना हो जाएगा 5 टाइम्स आई थिंक जाएगा, हाँ 5 टाइम जाएगा, 2:5 आ गया। तो ध्यान से अगर आप देखो तो I1 अपॉन टोटल करंट कितना है 1.4 एंड दिस इज इक्वल टू 2/5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 1.4 एम्पीयर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इधर मल्टीप्लाई कर दो तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 की वैल्यू आ गई 2/7 इंटू में 1.4, एल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 एम्पियर, कितना बोला 0.4 एम्पियर। इसी तरीके से I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो यार, और I2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, I2 अपॉन टोटल करंट कितना 1.4 एंड दिस इज इक्वल टू I2 दूसरे प्लेस पे तो 5 आ जाएगा, 5 अपॉन टोटल कितना है 5 2 7 एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.4 का मल्टीप्लाई, तो I2 इज इक्वल टू 5/7 इंटू में 1.4 एंड दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर, है ना भाई। तो मतलब इस वाले पाथ में कितना करंट गया 1 एम्पियर, और ऊपर वाले पाथ में कितना करंट गया 0.4 एम्पियर। तो सोचो ना, ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कम गया, और नीचे रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा करंट चला गया। सब बातों का मेरे सपोर्ट कर रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है वो भी दिखाता हूं आपको मैं। आपसे इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये पॉइंट अगर आपका है x और ये पॉइंट आपका है y, इसे करंट का डायरेक्शन में मिटा देता हूं, है ना, इधर बना देता हूं I2, इधर बना देता हूं I1, ये इस तरीके से, प्लस माइनस हटाओ, हाँ। तो आपसे पूछ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y। एक अच्छा क्वेश्चन, x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्या जवाब देंगे, कैसे देंगे, अब बताओ ना। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो एक जगह से चलो दूसरे जगह पहुंच जाओ, लेकिन उसके लिए मेक श्योर करंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या पता करेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए करंट कितना होगा। सबसे पहले हम करंट निकालें, तो निकालो भाई, सबसे पहले करंट निकालने का अवसर प्राप्त करो भाई। तो करंट निकाल लिया आपने, एक में 0.4, ऊपर वाले में 0.4, नीचे वाले में कितना 1 एम्पियर, है ना, नीचे वाले में कितना 1 एम्पियर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखो, ऊपर वाले में कितना 0.4 एम्पियर और नीचे वाले में कितना 1 एम्पियर, लेकिन करंट ऐसे इधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, यहां से चलो यहां पहुंच जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखो तो यहां से चल दो, ऐसे चलो ना,
यहां से ऐसे चलो यहां पहुंच जाओ। तो क्या लिखोगे, एक्स का पोटेंशियल घट गए बढ़ गए प्लस कितना बढ़ गए 5i1, i1 मतलब पॉइंट में 4, उसके बाद घट गए कितना घट गए 20i2, i2 मतलब 1, और कहां पहुंचे जहां पहुंच जाओ वहां का पोटेंशियल तुरंत लिख दो। बहुत अच्छे से देखो तो Vx बराबर Vx प्लस ये कितना हो गया 20, ये कितना -20 बराबर कितना Vy, तो 20 और 20, ओहो 20 कट गया, पक्का कट गया, 5 और 20, 20 इंटू 1, हाँ कट गया तो कट गया 20, तो Vx बराबर क्या हो गया, Vx बराबर आपके पास आ गया Vy, मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, क्योंकि Vx माइनस Vy बराबर भी 0 होगा और Vy माइनस Vx बराबर भी 0 होगा। डिफरेंस का मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल ना, तो इस क्वेश्चन में इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो है, क्या कर सकते हैं इसके लिए, है ना, है तो है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा गया एग्जाम में, फाइव ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम, ठीक है भाई। 15 वोल्ट। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ये पॉइंट आपका x है और ये पॉइंट आपका y है, तो मुझे बता दीजिए आप कि Vx माइनस Vy की वैल्यू कितनी होगी, Vx माइनस Vy की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे पहली बात मेक श्योर ये दोनों सीरीज में है और ये भी सीरीज में, तीनों एक दूसरे के सीरीज में है और ये भी तीनों एक दूसरे के सीरीज में, तो आई थिंक ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो आपका ऊपर है और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो आपका नीचे है ये आपस में पैरेलल है। अगर मैं इसे साफ साफ मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, अगर मैं साफ साफ बना के दिखाऊं आपको, तो बना के मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो ऊपर वाला मैं बना रहा हूं ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, नीचे वाला मैं बना रहा हूं क्योंकि ये इसी किनारे से जुड़ा है ना, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और बैटरी बना दो ये है, और सारे 5 5 5 5 5 5, आई थिंक x हमारा यहां है और y हमारा यहां है, 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम। तो क्या कहते हो, सबसे पहले करंट निकाल लें, पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल ही लेंगे। सबसे पहले करंट निकालो, कितना हो गया 15 और ये कितना 15, क्या रेजिस्टेंस बराबर 15 15 कितना हो जाएगा 15 15 का आधा होगा 7.5, ठीक। तो करंट कितना ड्रॉ करेगा सर्किट से, कितना करंट ड्रॉ होगा सर्किट से, सर्किट से करंट कितना ड्रॉ होगा आई बराबर, मिटा दो इसको मैं, चलो सर्किट से नहीं ये तो पूछा है ना, चलो इसको मिटा दो। सर्किट से करंट कितना ड्रॉ होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस 7.5, मेक श्योर इसकी वैल्यू 2 एम्पियर, चेक कर लो टोटल रेजिस्टेंस कितना है भाई सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है 7.5 है ना भाई, 5 5 5 15 ऊपर 15 नीचे, तो टोटल आधा हो जाएगा, इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 2 एम्पियर, और अगर 2 एम्पियर है तो सोच के देखो ना 15 ऊपर है और 15 नीचे है, मतलब इधर 15 है और इधर 15 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट भी तो सेम चला जाएगा, करंट डिवाइड होगा, इक्वल रेजिस्टेंस है तो सेम करंट जाएगा। 2 एम्पियर इधर से आ रहा था तो 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, और यहां पर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, इस तरीके से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। बस अब क्या है, 1 एम्पियर करंट है, अब तो आंसर आ ही गया मेरा, यहां से चलो चाहे जिस रास्ते से चलो, चाहे ऐसे पहुंचो चाहे ऐसे पहुंचो, बस वही लिख दो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, अब करंट नीचे है ना, नीचे ये प्लस ये माइनस, तो ध्यान दो x से चलते हैं y पे पहुंचते हैं, Vx माइनस Vy आपसे पूछा है, Vx घट गए माइनस में 5 में 1 करंट है, फिर से घट गए माइनस में 5 में 1, बढ़ गए
प्लस में 5 इंटू में 1, जहां पहुंच गया वहां का पोटेंशियल वी वाई। देखो ये और ये कट गया, 5 इंटू 1 5 इंटू 1 मतलब 5 और -5 कट गया, ये कितना बचा 5 बचा। तो सोचो ना वी एक्स माइनस वी वाई बराबर कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। दिस इज योर आंसर। लेकिन अगर वी वाई माइनस वी एक्स पूछता तो -5 था, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई पूछता तो मेक श्योर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा प्लस ही होता है, वो माइनस नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा पोटेंशियल। तो बड़ा कौन है, वी एक्स बड़ा है, वी एक्स हायर पोटेंशियल पे, मतलब यही बड़ा है छोटा है तभी तो 5 आया है। प्लस आने का क्या मतलब है, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ठीक। चलो, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 5 वोल्ट है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर कोई पूछे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बताएंगे। जब तक स्पेसिफिक ऐसे ना पूछे कि वी एक्स माइनस वी वाई बताओ, वी वाई माइनस वी एक्स बताओ, तब तक आप प्लस माइनस आंसर नहीं देंगे ना। अगर आपसे पूछे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तब भी बड़ा माइनस छोटा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वाई एंड एक्स, तब भी बड़ा माइनस छोटा ही करना है। ये पूछने का क्वेश्चन पूछने का तरीका है। चलो चलो भाई और आगे बढ़ो, एक आध दो क्वेश्चन करते हैं फिर इस कहानी को समाप्त करते हैं। एक आध क्वेश्चन और करते हैं फिर कहानी को हम समाप्त करते हैं। मैंने कहा क्या कहा, कुछ तो कह रहे हैं आप। मैंने कहा कि ये रेजिस्टेंस है आपका, ये रेजिस्टेंस है आपका, और एक रेजिस्टेंस आपका ये है, ये x है और ये y है। ये आपका क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। क्या ख्याल है, ऊपर वाले दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज में है, सीरीज में है ना, है। तो ऊपर वाले दोनों कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर दो, तो ये 2r हो गया और ये कितना हो गया r हो गया। अब बताओ ये पैरेलल में हो गए, तो आंसर कितना आ गया आपका, है ना, r और 2r क्या है आपका पैरेलल में है, r और 2r पैरेलल में है। और अगर पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, r इंटू 2r अपॉन r प्लस 2r, तो कितना हो गया 3r, r और r कट गया, कितना बचा भाई 2r/3 इज द करेक्ट आंसर। 2r/3 इज द करेक्ट आंसर। क्या बैटरी अगर V वोल्टेज दे दे और अगर आपसे करंट पूछे तो करंट बता सकते हैं क्या, ऑब्वियस सी बात है बता सकते हैं यार। अब तो करंट बांटना आप सीख गए, करंट तो आप बता ही देंगे, सब में करंट कितना होगा, कितना कितना करंट फ्लो करेगा, है ना। चलो ये आपका होमवर्क हो गया कि अगर V वोल्ट की बैटरी इसके अक्रॉस लगा दिया जाए तो करंट बताओ, सर्किट में कितना करंट होगा, मतलब बैटरी से कितना सप्लाई करेगा करंट, R रेजिस्टेंस में इस R वाले इस वाले R में कितना करंट होगा। दिस इज द क्वेश्चन, मतलब होमवर्क है आपका। चलो भाई एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और। ठीक है, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, और ये आपका y है और ये आपका x है। x और y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, सबकी वैल्यू r है। क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं आप, पैरेलल है ये, हाँ पैरेलल है, देखो ध्यान से। अगर इसे x मान लेंगे वो तो x खुद ही पहले से x y, इसे क्या माने पोटेंशियल इसका a मान लो, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल a, इस पॉइंट का पोटेंशियल b मान लो, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल b, मतलब b वही है यार, अरे यार ऐसे 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 मैं बताता हूँ। चलो ये x है तो इस पॉइंट का भी x, इस पॉइंट का भी x, ये y है तो ये पॉइंट का भी y, और इस पॉइंट का भी y पोटेंशियल होगा। इसका मान लो आप, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप z मान लो, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल z हो जाएगा। देखो ध्यान से,
इस आर के, ये आर एक्स और जेड के अक्रॉस लगा हुआ है, तो ये वाला भी आर तो एक्स और जेड के अक्रॉस लगा हुआ है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस आर सेम, और दिख भी रहा है पैरेलल है, देखो ध्यान से। इसी तरीके से ये दोनों पैरेलल हैं, एक्स और वाई, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी एक्स और वाई, इसके अक्रॉस वाई जेड और इसके अक्रॉस भी वाई जेड, ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है। तो क्या ख्याल है, ये 2r, ये 2r, ये 2r हो गया, 2r और 2r ऊपर वाला 4r हो गया, 4r 2r पैरेलल में है, तो क्या लिखोगे, 4r इंटू में 2r अपॉन में 6r, है ना। तो ये r और r चला गया, 2 3 जा 6, ये r इक्विवेलेंट, तो 4r/3, 4r/3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 2r/3 डबल डबल रेजिस्टेंस हो गया था, r वहां डबल कर दिया था ना, मैं पैरेलल में जोड़ दिया था। एक मिनट, पैरेलल में कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में तो r/2 हो जाएगा। ओहो क्या कर दिया है, पैरेलल में r/2, r/2 और r/2 कितना r हो गया, और नीचे r/2, हाँ तो r/2 ऊपर हो गया, बना दो एक बार, ये r/2, ये r/2 है ना, ये r/2 हो गया, ये r/2 हो गया, ये भी r/2 हो गया, और यक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो ऊपर वाला तो बेटा r हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया r, ये r/2, क्या लिखोगे r इक्विवेलेंट की वैल्यू r इंटू r/2, और दोनों को जोड़ोगे ऐड करोगे तो 3r/2 हो जाएगा, r/2 चला जाएगा, इसकी वैल्यू r/3, इसकी वैल्यू कितनी r/3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/3 हो जाएगी, सही बात है, r/3 हो जाएगी, r/2 मतलब, ठीक है क्या कर सकते हैं, ये है। तो अब इसके आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर में लिया जाएगा, कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चन, और भी कॉम्बिनेशंस हैं हमारे, अभी ढेर सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं, है ना। तो 2 लेक्चर अभी तो मैं कॉम्बिनेशन वाले ही लूँगा, दो लेक्चर, बस इतना ही लेक्चर है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनाएगा नहीं, वो जितना बता दिया जाएगा उतना ही आपसे क्वेश्चन बनाएगा बोर्ड में, कंपटीशन लेवल पे तो कुछ भी बना सकता है वो। तो कोशिश करूँगा मैं सारे ले लूँ, सारे तरीके के जितने तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे तरीके के क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस कर लूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।